कहते हैं कि ज़्यादा चालाक लोगों को नहीं मिलता है अक्सर, जिसके वो तलबदार होते हैं, और सीधे-साधे लोगों को वो सब मिल जाता है, जिसके वो हकदार होते हैं। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय हो महेंद्र जी महाराज की। मैं हूँ आपका भाई बाबा का सेवक अलंकार तोमर। अभी मनोना धाम में 14 अक्टूबर 2024 को पापा कुंसा एकादशी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, और संयोगवश एकादशी के अगले ही दिन गुजरात के एक श्याम प्रेमी का हमारे पास फ़ोन आया। इन्होंने घर से अर्जी लगाई थी, जैसा कि हमने वीडियो में बताया हुआ है। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। उस वीडियो को देखकर उन्होंने अर्जी लगाई घर से, और उनके साथ में मनोना धाम बाबा श्री श्याम का एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, घर बैठे अर्जी लगाने मात्र से। और वो चमत्कार क्या है, पूरा हम आपको इस कहानी के द्वारा बताने जा रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको ये चमत्कार समझ में आएगा। इस चमत्कार से क्या सीख आपको मिली ये भी समझ में आएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बस आपसे अनुरोध है, और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो में आपने क्या सीखा ये भी ज़रूर लिखें। तो चलिए, हम ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। यह बात गुजरात की है, और ये जिन्होंने हमें अपना वीडियो शेयर किया या अपनी बात शेयर की है चमत्कार के रूप में, वो रवि हैं। आप समझ लीजिए, रवि एक घर के बड़े बेटे हैं। उस घर में 3 बेटे हैं, रवि सबसे बड़ा है, बाकी के 2 छोटे हैं। उनके पिताजी का नाम राजवीर सिंह है। तो राजवीर सिंह एक साधारण परिवार से हैं, और अपना छोटी मोटी दुकान से अपने परिवार का गुजारा करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा रुपए पैसे उनके पास नहीं है, कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी नहीं है, बस दाल रोटी उनकी सही सलामत चल रही थी। लेकिन रवि जो होता है, जो बड़ा लड़का होता है, वो बचपन से ही अपने पिता की तरफ, पिता की मेहनत, पिता के परिश्रम को देखते हुए कुछ ऐसा संकल्प करता है कि मैं भी बड़ा होकर पिताजी से कुछ ज़्यादा ही बड़ा व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा, या जो पिताजी आज जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा कमा के दिखाऊंगा। मतलब एक सकारात्मक थॉट उसके मन में आ जाता है। और रवि बहुत सीधा साधा मतलब बच्चा है, कोई उसके अंदर छल कपट नहीं है, कोई किसी प्रकार का द्वेष भावना नहीं, बस उसे अपने काम से मतलब है, और दीन दुनिया से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। ना ही कोई रिश्तेदारी से मतलब, ना ही अड़ोसी पड़ोसी से मतलब, ना अपने ज़्यादा भाइयों से मतलब। बस उसने अपना टारगेट बनाया था कि बड़ा होकर आज हमारे जो पिताजी हैं उनके पास एक कपड़े की दुकान है, एक साधारण सी कपड़े की दुकान, और मन में विचार करता है कि बड़ा होकर मैं पूरी कपड़े की फैक्ट्री ही लगाऊंगा। ये मन में संकल्प ले लेता है, और पिताजी के जो काम में हाथ बटाने लगता है। बचपन से ही काफ़ी कुछ सीख जाता है, और जहाँ पर फैक्ट्री से उसके जो पिताजी हैं कपड़ा लेने जाते थे, उस फैक्ट्री में साथ जाता था, और फैक्ट्री के मालिक से बातचीत करता था, और फैक्ट्री के बारे में बहुत सी अमूल्य जानकारियाँ, जो कि बहुत ही बहुमूल्य जानकारियाँ होती हैं, वो जुटाया करता था। तो काफ़ी जानकारी जुटाने के बाद में उन्होंने एक फैक्ट्री लगाने का निर्णय अपने मन ही मन बना लिया। अपने पिताजी से बात की, बोला पिताजी हम एक फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं कपड़े की, आप अगर अनुमति दें। लेकिन पिताजी बोले बेटा तुम तो बहुत मेहनती हो, काम करते हो, बहुत पैसे का लेखा जोखा भी रखते हो, लेकिन जो तुम्हारे 2 छोटे भाई हैं इनको भी जागृत करो कि ये भी तुम्हारे साथ लग जाएं काम में। अगर तुम तीनों एक साथ काम में लग जाते हो, चौथा मैं, तो निश्चित रूप से हम कपड़े की फैक्ट्री लगा सकते हैं। उसने अपने दोनों छोटे भाइयों से बात की कि थोड़ी बहुत हमारी हेल्प कर दो इसमें, और हम इस तरीके से लगाना चाह रहे हैं। तो दोनों छोटे भाइयों ने साफ मना कर दिया। बोले हमारे पास कोई बजट नहीं है किसी प्रकार का, हम तो अपने खर्चे ही पूरे नहीं कर पा रहे हैं। और एक्चुअल में क्या है, वो दोनों छोटे भाई जो होते हैं ना, वो किसी दूसरे संगत में पड़ जाते हैं, और जो भी रुपये पैसा अपने माँ बाप से मिलता था उनको, वो अपनी यारी दोस्ती में उड़ाते थे। उनको मतलब इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था, जैसा कि रवि था। रवि जो बड़ा भाई है वो बहुत ही सूझबूझ से काम लेता था, और अपने परिवार को बहुत आगे तक ले जाना चाहता था, परिवार के विकास के बारे में सोचता था। लेकिन वो दोनों छोटे भाई, उन्हें कोई मतलब नहीं था इन चीज़ों से। इस बात को लेकर जो पिता राजवीर सिंह थे वो भी चिंतित रहते थे कि इन दोनों छोटे भाइयों का क्या होगा। चलो रवि तो अपना गुजारा कर लेगा हमारे जाने के बाद, लेकिन कोई बात नहीं, रवि अपना मेहनत करता रहा। थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके उसने एक थोड़ा बहुत लोन लिया, थोड़ा सा इधर उधर से करके एक बहुत बड़ी कपड़े की फैक्ट्री का मतलब स्थापना कराई अपने ही क्षेत्र में। और जब
फैक्ट्री वहाँ पर लग गई। उसके बाद में तमाम वर्कर वहाँ काम करने लगे, बहुत अच्छी फैक्ट्री उसकी रनिंग करने लगी, बहुत बढ़िया काम करने लगा। ये देखकर लोग उसकी बहुत-बहुत वाह-वाह करने लगे, तारीफ़ करने लगे। लोग दूर-दराज से उसकी जो है प्रशंसा सुनकर आते थे उसके पास में कि इसने एक छोटे से परिवार से उठकर कपड़े की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई है। कालांतर में तीनों भाई बड़े हो जाते हैं, नवयुवक हो जाते हैं, धीरे-धीरे करके एक-एक करके शादियाँ हो जाती हैं उनकी। जो पिता राजवीर सिंह हैं, वो उन्होंने अच्छे मतलब घरों में लड़कियों को देखना चालू किया और अच्छी लड़कियाँ जब मतलब उनके योग्य जो लड़कियाँ मिली, उन बच्चों की योग्य, तभी उन्होंने उनकी शादी भी कर दी। तीनों मतलब बेटे हैं, वो आज शादीशुदा हैं। लेकिन बाकी के दोनों छोटे भाइयों को अभी भी कोई मतलब नहीं है काम से। काम केवल उनके पिता राजवीर सिंह कर रहे हैं और उनका बड़ा भाई रवि कर रहा है। बाकी दोनों जो है आराम से बैठे हुए खा रहे हैं, उनकी पत्नियाँ भी बैठी हुई खा रही हैं। धीरे-धीरे क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में आता है। वो टर्निंग पॉइंट ये था कि उनके जो पिता राजवीर सिंह हैं, वो बहुत बीमार पड़ जाते हैं। बीमार इतने पड़ जाते हैं कि मरने की भी नौबत उनकी आ जाती है। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई ये अब बच नहीं पाएँगे, इनकी स्थिति बहुत ही ख़राब है। कुछ अंदर से कुछ उनको ऐसा इन्फेक्शन हुआ था, कई लाख रुपए का उनका इलाज चला और इलाज के दौरान भी रवि ने ही पैसा ख़त्म किया और एक दिन ऐसा होता है कि जो राजवीर सिंह होते हैं, रवि के पिताजी, वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब वो तीनों भाई बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। उन तीनों में सबसे बड़ा रवि, उसके मतलब उसके कंधों पे सारा बोझ आ जाता है। अब उधर रवि जो है धीरे-धीरे करके अपनी 4 फैक्ट्रियाँ तैयार करता है। उसने 1 फैक्ट्री से लेकर 4 फैक्ट्री तक का मतलब स्थापना कराई अपने पिताजी के समय में। जब पिताजी उसके एक्सपायर हुए तो उस समय उसके पास कपड़े की 4 फैक्ट्रियाँ थीं। जब राजवीर सिंह एक्सपायर हुए उसके बाद में जो बाकी दोनों छोटे भाइयों की पत्नियाँ थीं, उन्होंने मतलब दोनों छोटे भाइयों को भरना प्रारंभ कर दिया और भड़काना भी शुरू कर दिया कि अब तो ससुर जी ख़त्म हो चुके हैं, अब बड़े भाई से कहो कि हिस्सा बँटवारा कर ले और बाकी जो 4 फैक्ट्रियाँ उसने जो बनवाई हैं, हम लोगों को भी एक-एक फैक्ट्री दे दे, हम भी अपना गुज़ारा कर लें। अब विडंबना देखिए, यहाँ पर सहयोग कुछ भी नहीं था बाकी के दोनों भाइयों का, लेकिन वही वाली बात है कि हिस्सा बँटवारे में सभी भाई आगे आ जाते हैं कि और बाकी दोनों छोटे भाई अपनी पत्नियों के बहकावे में आ जाते हैं और रवि के पास में बैठते हैं, पूछते हैं, रवि आप तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो रवि बोलता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठो। आप एक समय देता है, उनके बाद बैठता है शाम को। शाम को जब बैठता है तो बाकी के दोनों भाई अपना प्रस्ताव रख देते हैं कि अब पिताजी भी मतलब गुज़र चुके हैं, तो क्यों ना हम हमारे हिस्से में जो भी फैक्ट्री या हमारे हिस्से में जो भी प्रॉपर्टी आया हमें दे दो। तो रवि कहता है कि क्या चाहते हो आप लोग बताओ। तो उसके बाकी के 2 भाई कहते हैं कि हम तुम्हारी 4 फैक्ट्रियों में से 2 फैक्ट्री चाहते हैं। दोनों भाइयों को एक-एक फैक्ट्री दे दो, बाकी 2 तुम रख लो। क्योंकि चारों फैक्ट्री तुमने बनवाई हुई हैं तो इसलिए 2 का राइट तुम्हारा है, बाकी एक-एक फैक्ट्री हम लोगों को दे दो। यह सुनकर रवि को क्रोध भी आता है और हँसी भी आती है। वो उनकी अज्ञानता पे हँसता है। लेकिन रवि के अंदर कोई ऐसा छल-कपट नहीं था जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था। जब उनके भाइयों ने ये प्रपोज़ल रखते हैं उसके साथ में, तो रवि उस पर सहर्ष तैयार हो जाता है। कहता है कोई नहीं, आप लोग जो आप फैक्ट्री लेना चाहो, भाई 4 फैक्ट्रियाँ हैं, चारों अलग-अलग जगह पे हैं। आप जो फैक्ट्री चूज़ कर लो, वो हम आपको दे देंगे। अब उसकी 4 फैक्ट्रियों में 3 जो फैक्ट्रियाँ थीं, वो रोड किनारे पर थीं बिल्कुल, ऑन रोड थीं। मतलब बहुत अच्छे इलाके में थी, जिनकी वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा थी। एक फैक्ट्री उनकी बहुत ही मतलब अंदर के लिए थी, बहुत जैसे कहना चाहिए वैल्यूएशन बहुत ही कम थी उसकी। तो भाइयों ने जो अच्छी फैक्ट्रियाँ थीं, जो रोड किनारे फैक्ट्रियाँ थीं, उस फैक्ट्री को चूज़ कर लिया कि हम ये वाली फैक्ट्री लेंगे। दोनों भाइयों ने अपनी-अपनी फैक्ट्री के बोर्ड लगा दिए और बाकायदा रवि ने मतलब अपनी मौखिक अनुमति दे दी कि आज से तुम इस फैक्ट्री में काम करो, इस पे अब हमारा कोई राइट नहीं है, आप अपना काम करते रहो। अब उधर वो दोनों भाई काम कर रहे हैं। अब जब उनकी रवि की पत्नी देखती है कि यार ये तो मतलब दोनों भाइयों ने अपना-अपना अलग कर लिया। अब रवि की पत्नी की कहानी सुन लो आप। रवि की पत्नी जब से रवि की शादी हुई थी, तब से रवि की पत्नी रवि को टॉर्चर कर रही थी। क्योंकि रवि एक संघर्षशील व्यक्ति था, जो लगातार अपने कंपनियों के लिए विकास कर रहा था। धीरे-धीरे पैसा जोड़कर अपने कंपनियों को आगे बढ़ा रहा था। 1 से 2 कर रहा था, 2 से 3 कर रहा था, 3 से 4 कर रहा था।
उसी दौरान रवि की पत्नी रवि को लगातार ये टॉर्चर करती थी कि आज मुझे ये शॉपिंग करनी है, आज मुझे यहाँ जाना है, आज मुझे ये मतलब ये खरीदना है, या फिर आज मुझे इतनी मतलब महँगी कॉस्टली जा चीज़ें खरीदनी है। मतलब उसके अननेसेसरी शौक जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। इस बात को लेकर रवि और उनके बीच आपस में टेंशन बनी रहती थी। वो भी रवि से तंग आ चुकी थी और रवि भी उससे तंग आ चुका था। तो रवि की पत्नी ने देखा कि मौका अच्छा है, इस समय हिस्सा बँटवारा हुआ है, इनके दोनों भाइयों ने भी अलग कर लिया। एक दिन वो भी मतलब उसने भी पूरी मीटिंग बुला ली घर पे। तीनों भाइयों को उसने इकट्ठा किया और अपने मैके वालों को बुलाया और उससे सब लोगों से बोलती है कि अब ऐसा करो, मेरे भी नाम की एक फैक्ट्री जो बची है रवि के पास में, रवि के पास में 2 फैक्ट्रियाँ हैं। बाकी दोनों छोटे भाइयों को एक-एक दे दिए। अब उनमें से एक फैक्ट्री मुझे दे दो भई। क्योंकि रवि मेरे शौक कभी पूरे कर नहीं सकते हैं, मैं ही अपने शौक पूरी करूँगी, मैं अपनी एक फैक्ट्री चलाऊँगी। जब ये बात रवि सुनता है तो रवि को बहुत बड़ा शौक लगता है। कहते हैं ना कि हम दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन जब कोई हमारा अपना जिसे हम दिल में बसा के रखते हैं, वही हमको अगर हमसे अलग होने लगे या फिर हमारा हमसे अलग होने की बात करने लगे, तो एक झटका तो खैर रवि को बहुत तगड़ा लगा, लेकिन रवि ने इसके लिए भी सहमति दे दी। उसने कहा एक तो मेरी फैक्ट्री ऑन रोड है और एक मेरी फैक्ट्री अंदर की है। जो भी फैक्ट्री तुम लेना चाहो वो ले सकती हो। तो उन्होंने भी वही चॉइस की जो उनके दोनों भाइयों ने की थी, ऑन रोड वाली। तीसरी जो फैक्ट्री थी वो भी ऑन रोड थी। मतलब तीनों ऑन रोड वाली फैक्ट्रियाँ 2 छोटे भाइयों को, एक उसकी पत्नी को मिल चुकी थी, एक जो अंदर रह गई थी वो रवि के पास है अब। जहाँ रवि ने 4 फैक्ट्रियाँ तैयार करी थी और 4 में 3 सबसे सुपर थी, वो उसने दे दी तीनों को। अपने पास केवल एक फैक्ट्री, वो भी बहुत ही कम वैल्यूएशन वाली। कुछ नहीं, सब धीरे-धीरे सब अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन क्या होता है, कहते हैं ना भगवान क्या होता है कि अच्छे और सच्चे लोगों की परीक्षा भी लेता है। अच्छाई और सच्चाई की हमेशा परीक्षा हुई हैं और आज भी होती है, हमेशा होती रहेंगी। परीक्षा होने का मतलब ये नहीं कि आप टूट जाएँ, परीक्षा होने का मतलब ये है कि आप उसमें अव्वल होके दिखाएँ, उसमें पास होके दिखाएँ। उसकी भी परीक्षा हुई। परीक्षा के रूप में भगवान ने क्या करा, एक दिन उसकी कंपनी में शॉर्ट सर्किट हो गया। मतलब तार आपस में भिड़ जाने से पूरा बोर्ड में आग लग गई। बोर्ड में आग लगने के बाद में जितना कपड़ा आस-पास में था उसमें चिंगारी चली गई। चिंगारी के बाद पूरा का पूरा फैक्ट्री रात में आग की लपटों में सुहा हो चुका था। अड़ोसी-पड़ोसी जो फैक्ट्री के आस-पास के लोग थे उन्होंने रवि को फ़ोन किया कि रवि तुम्हारी फैक्ट्री में आग लग चुकी है, बहुत जल्दी से आओ। रवि रात में दौड़ा-दौड़ा आया, बहुत ही परेशान। दूर से देख रहा था कि पूरी फैक्ट्री आग की लपटों में है, कुछ कर भी नहीं सकता था, उसकी बस की भी कुछ नहीं थी, करे भी तो क्या करे? अगर वो सोचता है मैं दमकल गाड़ी को फ़ोन करूँ तो एक गाड़ी से कुछ होने का भी नहीं, बड़ी फैक्ट्री थी, चारों तरफ से आग लगी थी, बस केवल अपनी फैक्ट्री जलता हुआ देख रहा था। इसके अतिरिक्त कुछ भी उसके हाथ में नहीं था कि वो कुछ भी कर पाता। उसकी जमा पूँजी जो रुपए पैसा था, क्योंकि वो अपने परिवार से तो अलग हो चुका था बिल्कुल, परिवार पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया, भाइयों ने साथ छोड़ दिया, तो अपना सारा सामान, सारी जमा पूँजी उसी फैक्ट्री में ही सारा उसने रख दिया था और सब कुछ जल के राख हो गई। आज स्थिति ये थी, जिस रवि ने 4-4 फैक्ट्रियाँ तैयार की थीं, आज वो रवि रोड पे आ चुका है अब, क्योंकि बाकी 3 फैक्ट्रियाँ तो वो दे चुका है। एक फैक्ट्री थी वो जल के राख हो चुकी है। अब रवि के पास वो स्थिति थी कि आगे कुआँ और पीछे खाई, क्यों अब वो कुछ करने की स्थिति में था ही नहीं। सोचता है, मन में विचार आता है, चलो मैं अपनी पत्नी के पास चलता हूँ, पत्नी को पूरी जानकारी देता हूँ और पत्नी से कहूँगा कुछ दिनों अपनी फैक्ट्री में मुझे काम करने दे, जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम आधा-आधा करेंगे। ऐसा मन में विचार करते हुए रवि अपनी पत्नी से बातचीत करने को जाता है। और चूँकि पत्नी को पहले से ही सब कुछ मालूम पड़ चुका है कि रवि की फैक्ट्री में आग लग गई है। पत्नी ने जब जंगले में देखा कि उसका पति जो है बाहर खड़ा हुआ रो रहा है और किवाड़ खटखटा रहा है, तो उसने अंदर से ही आवाज़ दी कि एक फैक्ट्री तुमने तो अपनी आग लगवा दी, क्या मेरी भी फैक्ट्री में आग लगवाने आए हो? अब आप यहाँ से जा सकते हो, मैं कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, अब तुम यहाँ से चली जाओ। रवि अब बिल्कुल टूट चुका था। मन में विचार आया, चलो दोनों भाइयों के पास चलता हूँ, बुरा समय है मेरे पास में इस समय, दोनों भाइयों से मैं बात करता हूँ कि थोड़ी मेरी मदद कर दें या फिर अपनी फैक्ट्री में कुछ दिन काम करने दें। मैं कुछ पैसा इकट्ठा करके फैक्ट्री से ही इनकम निकाल के अपनी एक नई फैक्ट्री फिर लगा लूँगा। लेकिन
दोनों भाइयों से भी वही जवाब मिला जो उसकी पत्नी से मिला। अब रवि ना तो अपनी पत्नी का होके रह गया, ना ही अपने भाइयों का होके रहा, और ना ही समाज का। आज रवि की वो स्थिति हो चुकी है कि रवि घिर चुका है परेशानियों से। रवि उस कंडीशन में है कि चारों तरफ उसे सन्नाटा ही सन्नाटा दिखाई दे रहा है कि अब मैं क्या करूं। ऐसी नौबत हर व्यक्ति के पास एक न एक दिन आती जरूर है, और वही रवि के साथ में आई। एक दिन रेलवे स्टेशन की रोड पर जाकर बैठता है। सुनसान रास्ता पड़ा होता है, रात का घना काला अंधेरा, चारों तरफ बिल्कुल सुनसान। बहुत दूर से एक आवाज़ आती है, जहाँ बाबा श्री श्याम का संकीर्तन चल रहा होता है। एक आवाज़ उसके कान में आके गूंजती है, हारे के सहारे की जय। अब जैसे ही उसने नाम सुना, हारे के सहारे, वो एकदम सतर्क मोड में आ जाता है। सोचता है, हारे के सहारे, मैं तो खुद हारा हुआ हूँ, कौन है ऐसा जो हारे को सहारा दे देगा। एक बार चल के देखता हूँ, और जिधर से वो आवाज़ आ रही होती है उस डायरेक्शन में चल देता है। तो काफ़ी आगे जाके देखता है कि वहाँ श्याम बाबा का संकीर्तन चल रहा है। वहाँ के जो संकीर्तन करने वाले पुजारी जी होते हैं, गायक होते हैं, बैठ जाता है बाबा के दरबार में, और बाबा से नज़रें मिला के मन ही मन बात करता है कि बाबा, आप, मैंने सुना है हारे के सहारे हो, मैं भी आज हार चुका हूँ, और मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरा उचित मार्गदर्शन करो। रोने लगता है बाबा की तरफ देख के, क्योंकि कोई और काम तो था नहीं। बिल्कुल आज के समय में वो बिल्कुल सड़क छाप बन चुका है, इसलिए बैठा रहा पूरी रात। सुबह जब हुई तो पुजारी से बोलता है कि महोदय, मुझे बताओ कि इनका कैसे विधान होगा, कैसे इनकी भक्ति की जाती है। मैं भी इनकी भक्ति करना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं बिल्कुल हार चुका हूँ, मेरे पास कोई भी साधन नहीं है। मैंने सुना है ये बाबा हारे के सहारे हैं, तो मुझे भी सहारा मिल जाए, बस इस उम्मीद से यहाँ आया हूँ, क्योंकि आज मेरे पास कुछ नहीं है, खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। वैसे तो मैं बहुत अच्छे परिवार से था, मेरी 4-4 फैक्ट्रियाँ थीं, मैं एक बार के लिए करोड़पति बन चुका था। मेरे पिताजी ने दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत की, और अपने परिवार को, अपनी फैक्ट्री को 1-2 करोड़ तक पहुंचाया, लेकिन आज के समय में मेरे पास 1000 रुपये भी नहीं है। तो पुजारी जी उसको धैर्य बताते हैं और आश्वासन देते हैं कि आप परेशान ना हो, ये बाबा हारे के सहारे हैं जो तुम्हारी निश्चित मदद करेंगे। पुजारी जी ने कहा कि अगले दिन 11 है, तुम 11 का व्रत रखो, और संयोग बस अगले दिन 11 थी। तो रवि ने कहा कि पुजारी जी, कृपया करके हमें ये और बताओ कि 11 का व्रत की विधि क्या है। तो पुजारी जी प्रसन्न हो जाते हैं, और अपना एक मोबाइल उनके पास रहता है, वो मोबाइल उसको देते हैं, क्योंकि पुजारी जी बहुत व्यस्त थे, और उससे कहते हैं मोबाइल पे यूट्यूब पर देखो क्या विधियाँ होती हैं। और यूट्यूब पर सर्च करके उन्होंने उन विधियों को रवि के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। और जैसे ही रवि के मोबाइल की वीडियो ख़त्म ही हुई थी, तुरंत ही स्क्रॉल करते करते हमारी अर्जी वाली वीडियो उसके मोबाइल में आ गई। मतलब ये बाबा श्री श्याम की एक कृपा उनके साथ हुई। और उस पर भी लिखा था, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे, ये घर से हम अर्जी कैसे लगाएं मनोरंजन धाम की। तो उन्होंने वो वीडियो खोली और हमारी पूरी वीडियो देखी थी, जिसमें हमने घर से अर्जी लगाने के बारे में लिखा था। उसका हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप लोग भी उसको जरूर देखना। और उन्होंने वही विधि पूरी सेम टू सेम माइंड में फीड कर ली, और उसी विधि से एक अर्जी भी लगाई बाबा को। अब वो अगले दिन सुबह के लिए चले जाते हैं, वहीं पर जाके बाबा श्री श्याम जो पास में एक मंदिर था वहाँ पर अर्जी लगाते हैं, और बाबा के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। रवि जो है बाबा के सामने फूट फूट कर रोने लगता है, कहता है, बाबा, ये कैसी मेरी परीक्षा की घड़ी है। कहाँ मैं करोड़पति बन गया था और आज रोडपति हूँ। ये तो मेरे साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। कृपया मुझे इस संकट से छुटकारा दो। ऐसा मन में विचार कर ही रहा था कि पीछे से एक हाथ रवि के कंधे पर कोई रखता है। रवि पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर एक व्यक्ति एक सूटकेस लिए खड़ा होता है। तो रवि आश्चर्य से पूछता है कि महोदय, आप कौन हैं और आपने मेरे ऊपर ऐसे हाथ क्यों रखा। तो वे कहते हैं, कुछ रहस्यमयी कहानी है, चलिए हम थोड़ा सा दूरी पे चलते हैं जहाँ शोर शराबा कम हो, फिर आपस में बैठ के बात करते हैं।
तो रवि बड़ी ही उत्सुकता से देख रहा था कि आखिरी व्यक्ति है कौन। तब उस व्यक्ति ने कहा, देखो रवि, मैं एक व्यापारी हूँ और तुम्हारे पिताजी का बचपन का दोस्त हूँ। उस समय उनको बहुत बड़ा संकट आया था, जो संकट जैसा तुम्हारे साथ में आया हुआ है। उनको रुपए पैसे की बहुत बड़ी ज़रूरत थी अपना घर बनाने के लिए, अपना कारोबार स्थापित करने के लिए, क्योंकि उसी समय तुम्हारे पिताजी की शादी हुई हुई थी, तुम नहीं थे उस समय। तब मैंने उनकी बहुत बड़ी मदद की थी और उसी मदद से उन्होंने अपना घर बनवाया था, अपनी दुकान बनवाई थी। इस बात का एहसान तुम्हारे पिताजी हमेशा मानते थे। एक दिन क्या हुआ, कहते हैं कुदरत की नज़र खराब होती है तो किसी की भी दिन खराब आ जाते हैं। एक दिन यह हुआ कि मेरे खुद उल्टे दिन आ गए, मेरे साथ में मेरा कारोबार ठप हो गया, मैं भी करोड़पति से रोडपति बन चुका था। अब मुझे लगा कि मदद मैं किससे मांगूं, तो मेरे दिमाग में तुम्हारे पिताजी का चेहरा आया था, क्योंकि तुम्हारे पिताजी की मदद मैंने भी करी थी एक बार उनकी। तो मुझे लगा जब मैंने उनकी मदद की है तो निश्चित रूप से वो भी मेरी आज मदद करेंगे। तो मैं तुम्हारे पिताजी के पास में गया था और तुम्हारे पिताजी से मैंने बोला था कि मेरे दिन खराब आ चुके हैं, मैं आज रोडपति बन चुका हूँ, मेरे लिए पैसे की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो तुम्हारे पिताजी ने मुझसे पूछा था कितने रुपए की ज़रूरत है, तो मैंने कहा था 80 लाख रुपए की ज़रूरत है मुझे। तो तुम्हारे उन पिताजी के पास भी पैसा नहीं था, लेकिन पिताजी को रुपए की व्यवस्था मेरी करनी थी, क्योंकि वो मेरे एहसान से दबे हुए थे। मेरे साथ वो बैंक गए। बैंक में हम जो 3 फैक्ट्रियां तुम्हारी ऑन रोड बनी हुई हैं, जिनकी वैल्यूएशन बैंक की नज़र में बहुत बड़ी है, उन तीनों कंपनियों के ऊपर बैंक ने उनको 80 लाख रुपए कर्जा दिया और वो 80 लाख उन्होंने बैंक में ही मुझको दे दिए और मुझसे एक वादा कराया कि ये राज आप कभी किसी को नहीं बताओगे। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ये रुपए आज नहीं तो कल जरूर लौटाओगे, क्योंकि लंबी रकम है, 80 लाख रुपए हैं। कल को मैं रहूं ना रहूं, जब तक तुम्हारे पास पैसे की व्यवस्था हो पाए। इसलिए अगर मैं ना भी रहूं तो ये पैसा मेरे बड़े लड़के रवि को देना है तुम्हें, क्योंकि रवि पर मुझे पूरा भरोसा है, वो मेरे नक्शे कदम पर चलने वाला बेटा है। बाकी मेरे दोनों छोटे बेटों को ये पैसा वापस नहीं करना है। सूटकेस खोलता है, उसमें 1 करोड़ रुपए होते हैं। कहता है रवि, 80 लाख तो तुम्हारे वो, 20 लाख रुपए मैं आपको ब्याज सहित दे रहा हूँ, क्योंकि मैं 15 साल मैंने इस पैसे का यूज किया है। इस दौरान तुम्हारे पिताजी भी चल बसे। ये पैसा मेरे ऊपर एक बोझ है, कर्जे का बोझ है। बेशक तुम्हारे पिताजी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं भी बात वाला बनिया हूँ, बात वाला बिजनेसमैन हूँ। जब मैंने उनसे वादा किया था कि लौटाऊंगा, तो मतलब लौटाऊंगा पैसे। ये लो अपना 1 करोड़ रुपए, और आज से मैं इस बंधन से, इस बोझ से मुक्त हुआ। ये कहते हुए जैसे ही 1 करोड़ रुपए की सूटकेस पकड़ता है रवि, और रवि मतलब उसके अंदर कोई भावना ही नहीं थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि बाबा को धन्यवाद कैसे करे। वो उनसे कहता है, कृपया करके आप उस मंदिर मेरे साथ चलो जहाँ बाबा श्री श्याम के मंदिर में थे। वो कहता है वहीं पर मुझे ये पैसे देना, बस पहले मैं बाबा को दंडवत करके बाबा के आगे नाक रगड़ूंगा, बाबा को लाख लाख धन्यवाद दूंगा कि बाबा तुमने मेरी सुन ली, मेरी अर्जी आज पूरी हुई। बाबा से मैं बहुत बड़ी आज अपनी सभी गलतियों के लिए माफ़ी मांगकर बाबा के आगे अपना सर्वस्व न्योछावर कर दूंगा कि मैं बाबा के चमत्कार को समझ चुका हूँ। बाबा रियल में हारे के सहारे हैं, जो हर हारे, मतलब इतनी जल्दी हारे को सहारा मिल गया, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये कहता हुआ रवि खुशी खुशी बाबा के मंदिर में जाता है और बाबा के आगे नतमस्तक हो जाता है। कहता है, बाबा आज मैंने आपका चमत्कार देख लिया, आज मेरी अर्जी पूरी हुई। और जो भी मैंने मनोरथ धाम की अर्जी लगाई थी, बेशक उसने घर बैठे लगाई, उसी मंदिर में लगाई, लेकिन मनोरथ धाम के नाम डाला था, उसी विधि से लगाई थी। और वो कह रहा था कि अब मैं जल्दी ही आऊँगा। मेरे पास जब फ़ोन से बात हुई थी, उसने कहा कि मैं जल्दी ही मनोरथ धाम आऊँगा, लेकिन बस मेरी बाबा ने अर्जी पूरी कर दी। मेरे साथ में बाबा ने बहुत बड़ा चमत्कार किया है। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। अब क्या हुआ, 80 लाख 1 करोड़ रुपए लेकर वो चल देता है। रास्ते में एक बोर्ड लगा देखता है, बहुत बड़ा सा। रास्ते में बोर्ड लगा हुआ था कि 3 कंपनियां बिकाऊ हैं,
संपर्क करें नंबर लिखा हुआ था। अब वो नंबर अननोन था, चूँकि वो किसी और का नंबर था, उसने जो है फ़ोन लगाया उस नंबर पे, तो कोई अदर व्यक्ति बोल रहा था कि मैं ऐसे-ऐसे बोल रहा हूँ, मतलब वो एक मीडिएटर था, एक दलाल था कहने का मतलब, जिसका नंबर था। और वो तीनों फैक्ट्रियाँ किसकी हो सकती हैं आप समझ सकते हो, क्योंकि उन तीनों फैक्ट्रियों को बैंक का नोटिस आ चुका था, जो 80 लाख रुपए जिन कंपनियों के ऊपर उसके पिताजी ने, रवि के पिताजी ने उनको अपने दोस्त को दिए थे। उन्हीं तीनों फैक्ट्री के ऊपर कर्जा लेकर 80 लाख रुपए अपने मित्र की मदद की थी, जो कि राज किसी को पता ही नहीं था। इसको ही कहते हैं कुदरत का समीकरण। अब जब बैंक का नोटिस आया, रवि के पिताजी को जब खत्म हुए, काफी समय हो गया, क्योंकि रवि के पिताजी लगातार किस्तें दे रहे थे, लेकिन रवि के पिताजी जब खत्म हुए, ये राज किसी को पता नहीं था, किस्तें टूट चुकी थी बैंक की, काफी लंबा समय हो गया था। बैंक ने नोटिस जारी कर दिया तीनों कंपनियों के नाम, और तीनों से कह दिया कि इतना इतना रुपए आपको भरपाई करना, वरना ये कंपनियां जो है हड़प कर ली जाएंगी बैंक के द्वारा। तीनों घबरा गए, उसकी पत्नी, दोनों भाई, तीनों ने दलाल से बात की और कहा कि हमारी कंपनियां बिकवा दो। दलाल से पूछा रवि ने कितने रुपए की तीनों कंपनियां, उसने कहा तीनों कंपनियां 80 लाख की हैं। समीकरण देखिए आप कुदरत का, इसे ही कुदरत कहते हैं। आपके साथ गलत हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सब ईश्वर के समीकरण ऑलरेडी लिखा हुआ है। आपके कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार ही आपके साथ में सब कुछ घटित हो रहा है। प्रॉपर्टी डीलर से बात करता है रवि, तीनों फैक्ट्रियां 80 लाख रुपए में खरीद लेता है। जब लिखा पढ़ी की नंबर आती है तो दोनों उसके भाई और उसकी पत्नी आती हैं, और जैसे ही रवि को सामने देखते हैं, तीनों के होश उड़ जाते हैं कि कौन खरीद रहा है हमारी फैक्ट्री की, ये खरीद रहे हैं। बस तीनों के तीनों नतमस्तक हो जाते हैं रवि के आगे। होए वही जो राम रच राखा, जो ईश्वर ने लिख दिया है होना वही है। आप कितना भी अपना दिमाग लगाओ, कितना भी अपना सोचो कि हमारे साथ बहुत अच्छा हो जाए, बहुत अच्छा आपके साथ नहीं हो सकता जब तक वो ना चाहेगा। इसलिए आप अपने प्रारब्ध को, अपने कर्मों को, अपने अंदर जो भी भावनाएं हैं उनको शुद्ध रखो, ताकि आपके साथ ईश्वर की कृपा, ईश्वर की नज़र हमेशा हो। तो कैसी लगी हमारी कहानी आज की, ये सच्चे चमत्कार की? अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखना, और मिलते हैं नए चमत्कार की ओर। आपने हमारी पूरी वीडियो ध्यान से देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय मरुणा धाम, जय हो महेंद्र जी महाराज की।